बहरहाल तो इंडिया न्यूज की ओपीडी हम एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। दर्शक हमारे उस नंबर पर फोन करके एक बार फिर से अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। डॉक्टरों से सीधा संवाद वो कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नरेश शर्मा हैं जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं आईएमए हरियाणा के। बहुत स्वागत है नरेश जी आपका। और डॉक्टर कपिल शर्मा भी हमारे साथ हैं जो कि सर्जन है। बहुत स्वागत है कपिल शर्मा जी आपका भी। सबसे पहले शुरुआत में कर रहा हूं डॉक्टर नरेश शर्मा जी आपसे। एक बड़ा तंत्र काम करता है और आईएमए की भी एक बड़ी भूमिका है स्वास्थ्य सेवाओं में। अब यहां पर जिस तरीके का बदलाव हम देख रहे हैं, जो झटका हमें लगा सेकेंड वेव में, उससे सुधरने वाली स्थिति तो दिख रही है, लेकिन चुनौतियां अभी बहुत सारी खड़ी हैं। हरियाणा सरकार के प्रयास जो हैं उसकी सराहना भी प्रधानमंत्री ने की है और जो अधिकारियों के स्तर पर कुछ नवाचार किया गया, चाहे डॉक्टर के स्तर पर कुछ अपनी तरफ से रणनीति बनाई गई जिलेवार, वो चीजें भी बहुत कारगर हैं, कम से कम एक बेहतर स्थिति में हमको खड़ा करने के लिए। जी देखिए अतुल जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पैंडेमिक की सेकेंड वेव थी ये बिल्कुल अप्रत्याशित थी और उस हिसाब से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहें, गवर्नमेंट कहें, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर कहें, सब या प्राइवेट हेल्थ सेक्टर कहें, सब पूरी तरह विफल हुआ है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं। लेकिन फिर भी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, प्राइवेट डॉक्टर्स के उससे, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से, गवर्नमेंट की उससे किसी तरह इसको हमने कंटेन कर लिया। बिल्कुल। और इस वेव के अंदर बहुत सारी जानें ऐसे गई हैं जो शायद अगर हमारी तैयारियां बेटर होती तो कहीं ना कहीं उनको बचाया जा सकता था, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से रिलेटेड डेथ्स हो या सुविधाओं के अभाव में। पर अब हम आगे की बात करते हैं। इसमें आईएमए हमारी जो एक संस्था है वो पूरी तरह सरकार के साथ इसमें तत्पर रहकर उसने अपनी सेवाएं दी है। हर जिले पर हमारी आईएमए डॉक्टर्स की टीम ने फोन कॉल के जरिए और अपनी फ्री सेवाएं दी हैं। कई हॉस्पिटल्स हमारे जो है प्राइवेट डॉक्टर्स के, इवन मैं अपने हॉस्पिटल में कोरोना काल में हम फ्री ओपीडी दे रहे हैं और मैक्सिमम पेशेंट्स को हम डे बेसिस पे ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एक सबक है हम सब, इस सरकार के लिए, इस तंत्र के लिए और हमारी मेडिकल व्यवस्थाओं के लिए, कि इस तरह की भगवान ना करे अगर कोई तीसरी वेव आती है तो इस देश का बहुत बुरा हाल होगा। तो जैसे इस वेव से हम निकलते हैं तो इसको एक संयोजित तरीके से इसके ऊपर विचार विमर्श करके अपने ढांचे को, मेडिकल ढांचे को, व्यवस्थाओं के ढांचे को, बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग हुई है, कोई चीज पता चली कि ये डिमांड में अगले दिन से वो गायब हो जाती है या ब्लैक मार्केट हो जाती है, तो इसके ऊपर विचार विमर्श करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन विफलता के बाद ही सफलता एक बार फिर से आ सकती है, इसके प्रयास होने चाहिए सर। वाकई अप्रत्याशित था और उसमें झटका लगा, लेकिन फिर से मिलकर ही खड़े हुए, सरकार का भी सहयोग मिला और ये कदम हमेशा ऐसे ही मिलकर चलने होंगे। सिर्फ सरकार को ही नहीं करना होता है, समाज को भी करना होता है, आम व्यक्ति को भी जिम्मेदारी समझनी पड़ती है कि वो भी चूक ना करे, वो भी नियमों का पालन करे। एक दर्शक इसी बीच में सुमन हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताइए सुमन, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। अपना सवाल पूछे सुमन। सर मैं कोविड पेशेंट थी, अभी 15 दिनों से ठीक हुई हूँ, बट मेरे को रात को डेली कमर पेन बहुत ज्यादा होता है और पेट में। ये कोविड के पहले नहीं होता था, कोविड के बाद आपको ये पेन होता है अब? जी सर, 3-4 बार हुआ है और बहुत मतलब सहन ही नहीं होता, इतना तेज पेन होता है। इसके अलावा कोई सिम्टम? नहीं, पेट जैसे कमर, रीढ़ की हड्डी से आके बहुत तेज और कमर पेट तक दर्द। डॉक्टर नरेश जी, इसका जवाब आप देंगे जो सुमन की समस्या है, और अगर ये समस्या है तो इसका निदान वो कैसे निकालें, क्या ट्रीटमेंट लें? जी देखिए, मैं ये सवाल का जवाब तो सुमन जी को दे रहा हूं, पर इसके साथ ही अतुल जी आपके सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि कोरोना से जो लड़ाई लड़के पेशेंट ठीक होता है ये उस प्रकार से है जैसे कि दंगल में कोई कुश्ती जीतना, क्योंकि इसमें वायरस के साथ पूरी हमारी इम्यूनिटी की फाइट होती है और इम्यूनिटी, इसके बाद जैसे पेशेंट ठीक होता है तो उसको उसी तरह की थकान या सिम्टम्स रहते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ डिजीज, अगर डिजीज माइल्ड रहा है तो यूजुअली 2 वीक्स to 3 वीक्स का टाइम लगता है, वीकनेस रहना, बॉडी एक रहना, किसी को हेडेक रहना। अगर मॉडरेट टू सीवियर इलनेस है और पेशेंट ठीक हो गया तो उसके अंदर 2 से 3 महीने तक लग जाते हैं, जिसके अंदर की खाने, भूख लगना, कम लगना, हेडेक रहना, सांस फूलना, ये सब चीजें 2 से 3 महीने तक ऐसे पेशेंट्स में रहती हैं। तो मेरा इनको यही कहना है कि आप
संयम बनाए रखें, घबराएं नहीं। आप एक बड़ी बीमारी से निकल के ठीक हुए हैं और धीरे धीरे ये सब चीजें सॉर्ट आउट होंगी। आप इसके लिए आप व्यायाम कर सकते हैं, योगा प्राणायाम कर सकते हैं और सिंपल साधारण भोजन घर पर लेते रहिए। बहुत ज्यादा मेडिसिन आपको लेने की अब आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सुमन जी आपको परेशान नहीं होना है। आपने दंगल तो जीत लिया है जैसा उदाहरण दिया डॉक्टर नरेश ने, लेकिन अब आपको तैयारी अगले दंगल के लिए करते रहनी है। उसके लिए आपको व्यायाम की भी जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी डाइट की भी जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी है और कितने समय तक रहेगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तो हमें तैयारी करके रखनी होगी। एक दर्शक और स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, क्या सवाल है आपका? सर मुझे ये बताना है, मेरी मम्मी अभी 72 साल की है जी, और उन्हें कोरोना हुआ था 1.5 महीना पहले। ठीक है, लेकिन अभी उन्हें गले में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और खांसी आ रही है लगातार, तो उसने कौन सी दवाई दी जाए? ठीक है, डॉक्टर कपिल शर्मा जवाब आप देंगे। जो स्वाति की समस्या है, उनकी माताजी जो कि उम्रदराज हैं, 72 साल की उम्र है, कोरोना से तो जंग जीत गए, लेकिन खांसी लगातार आती है। क्या दवा वो लें, क्या ट्रीटमेंट उनके लिए रहेगा? सर सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इन्होंने ये एक अच्छा मुहिम चलाया ताकि पेशेंट कनेक्ट किए जा सके, उनकी प्रॉब्लम्स का जवाब दिया जा सके। तो अभी जो स्वाति की जो रिलेटिव हैं, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो गले में खांसने की दिक्कत हो रही है, ये पोस्ट कोरोना सिम्टम्स होते हैं और ये कुछ समय तक चलते हैं। अगर ये खांसी इनकी परसिस्टेंट है, लंबे टाइम तक चल रही है या रुक रुक के आती है, तो सबसे पहले तो हमें अगर इसके लिए बीटाडिन गागल को यूज़ किया जाना चाहिए। बीटाडिन गागल बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, जिससे हम हमारे जो गले में होने वाले इन्फेक्शन है या पोस्ट विड्रॉल सिम्टम्स हैं जो हमारे कोरोना के, उससे हम निजात पा सकते हैं। अगर फिर भी इनकी खांसी बनी रहती है तो इनको एक बार ENT विशेषज्ञ को जाके जांच करानी चाहिए। हो सकता है कि वहाँ पे कोई और रीजन या कोई और इन्फेक्शन डेवलप हो रहा हो, तो उसकी जांच की जाए और उसका इलाज समय पे किया जा सके। चलिए, तो स्वाति आपकी माताजी के लिए सुझाव है डॉक्टर कपिल का कि उनके लिए आप बीटाडिन का इस्तेमाल कर सकती हैं गार्गल के तौर पर, लेकिन अगर फिर भी कंटिन्यू खांसी रहती है तो आप नजदीकी किसी डॉक्टर से संपर्क करें और उनका चेकअप जरूर कराएं। हालांकि ये कॉमन एक तरीके से सिम्टम तमाम मरीजों में दिखाई दे रहा है। लिक्विडिटी बढ़ाकर रखिए, पानी ज्यादा से ज्यादा उनको पिलाइए, ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपकी माताजी जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। एक दर्शक और हमारे साथ करण जुड़ रहे हैं। बताइए करण, क्या सवाल है आपका? ये सर करम सिंह अम्बाला से सर। बोलिए सर। ये सर मेरी आंखों में ना तकलीफ थी, पहले ब्लडिंग हो गया था पूरी आंख में। तो ठीक है, हाँ सर, तो इसमें ना इंजेक्शन लगवाए थे सर। हाँ जी, तो इसका क्या करना चाहिए सर? नहीं तो इंजेक्शन लगवाया आपने तो उसका कोई परिणाम निकला? नहीं, आंख में इंजेक्शन लगवाए सर बस। नहीं, तो उसके बाद सुधार हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल। हाँ जी, जब फिट है तो फिर और क्या करना है आपको, लेकिन फिर भी तो ये पूछना चाहते थे सर, ठीक है। इसके दिखाएं क्या करें? आप फिट हो गए हैं लेकिन फिर और फिट होना चाहते हैं। ठीक है, नरेश जी जवाब देंगे आप? ये अतुल जी, इनका सवाल जो है ये कोविड से बिल्कुल रिलेटेड नहीं लग रहा। ये इनका जो प्रॉब्लम है इंट्रा ओकुलर हेमरेज होता है, जो यानी आंख के अंदर हेमरेज, जो आकर ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं या सडन कोई शूटअप हो जाता है ब्लड प्रेशर, तो उसमें ये इंजेक्शन की जो थेरेपी बता रहे हैं वो इनको मिली है। तो इनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने उन डॉक्टर से संपर्क में रहें और फिलहाल इनको कोविड से रिलेटेड इस दौरान उस इंजेक्शन या उस बीमारी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो करण सिंह साहब, डरने की कोई बात नहीं है। वैसे आप ही ने कहा कि आप फिट हैं, कोरोना से कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन ओपीडी में बहुत सारे दर्शक ऐसे भी जुड़ते हैं, नरेश जी, कपिल जी, वो सोचते हैं कि इसी बहाने कम से कम उनकी अगर कोई पुरानी मर्ज है, दवा है उसकी, तो उसको भी हम जान ले। लेकिन कनेक्शन कोई कोविड से इसमें नहीं है। करण सिंह, आप उपचार कराते रहे, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहे। कपिल शर्मा साहब, बहुत सारे लोगों की शंकाएं यही है, जैसा एक दर्शक अभी जुड़े, ठीक है उनका सवाल वहां तक था, लेकिन कई दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, लगातार जुड़ते हैं। अलग अलग राज्यों पर हम जब चर्चा करते हैं तो उनका एक कहना होता है कि मुझे इतने साल पहले ये हुआ था, अब ये वैक्सीन लगवाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, या फिर कहीं उस वजह से हमारा शरीर कमजोर हो गया है तो कोरोना नहीं हो जाएगा। अभी भी बहुत बड़ा एक दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है।
चलिए, एक दर्शक हमारे साथ परमजीत भी जुड़ चुके हैं। परमजीत, क्या सवाल है? पहले आप सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद मैं सवाल पूछूं। नमस्कार सर जी पूछे परमजीत जी, सवाल पूछे अपना। परमजीत नहीं सर, रणजीत सिंह हूं मैं, शाहबाद मारकंडा से। चलिए, माफ करिएगा रणजीत जी। रणजीत जी, आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ सर, एक तो मैं डायबिटिक हूँ, मैं शुगर की गोलियां ले रहा हूँ, क्या मेरे लिए वैक्सीन लगवाना ठीक रहेगा? देखिए, मैं पत्रकार हूं और मैं कह सकता हूं कि आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। बाकी डॉक्टर से मैं आपसे जरूर बात कराता हूं। डॉक्टर कपिल जवाब देंगे। डायबिटिक है और वैक्सीन को लेकर इनके मन में शंका है, ये ले सकते हैं वैक्सीन? सर, अगर आप डायबिटिक हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आपको 100% वैक्सीन लगवाना चाहिए, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स में ऑलरेडी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो गया होता है। तो डायबिटिक पेशेंट जो एक कोमोर्बिडिटी की तरह काम करता है, अगर हमें इन्फेक्शन आता है तो वो काफ़ी सीरियस और लीथल जानलेवा भी हो जाता है। जैसे आजकल हम सुन रहे हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर उन्हें कोरोना होता है और उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत पड़ जाता है तो एक नया इन्फेक्शन जो ब्लैक फंगस या जाइगोमाइकोसिस या जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, वो एक नया इन्फेक्शन जो डेवलप हो रहा है, उसका एक खतरा हमेशा बना रहता है। तो आपको तो वैक्सीन बहुत बहुत पहले लगवा लेना चाहिए था। अगर अभी तक आपने नहीं लगवाया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मन में धारणाएं हैं कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है या किसी को लीवर प्रॉब्लम है, तो आप अपना वैक्सीन लगवाइए और कंसर्न डॉक्टर से अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर। बिल्कुल। तो रणजीत साहब, आपको तो वैक्सीन लगवाना ही लगवाना, और जैसा डॉक्टर कपिल कह रहे हैं कि आपको तो अब तक लगवा लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी नहीं लगवाया। अब आप लगवा लीजिए, क्योंकि आप पर खतरा जरूर रहेगा। एक तो आपको कोरोना से भी, और साथ में आप देखिए ब्लैक फंगस है। पटना में देखिए 4 व्हाइट फंगस के केस निकले। ये हमारे एनवायरमेंट में ही है, कोई ऐसा नहीं है कि नया म्यूकस है और नई कोई बीमारी है, लेकिन इसका इफेक्ट अब आ रहा है और प्रभावी तरीके से आ रहा है, और खासतौर से जो डायबिटिक हैं उन पर ज्यादा। तो आप बिल्कुल बेहिचक वैक्सीन लगवाइए और अपनी डायबिटीज को जरूर आप मेजरमेंट लेते रहिए, उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। उसके लिए भी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, उनका जो सुझाव होगा उसको आपको फॉलो करना होगा। एक दर्शक हमारे साथ सुमित है। सुमित, क्या सवाल है आपका? सर, मैं ना रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ। सर, मेरी 28 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ गई थी। ठीक है। उसके बाद मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया घर पे। हाँ, तो 11 मई को मैंने टेस्ट करवाया तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई सर। अभी सर कल से मेरे गले में मेरे को पेन महसूस हो रहा है सर। जैसे कुछ खाते पीते हैं तो अटकने की वो लगता है सर, भाई अटक के जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं तो आपको बधाई दूंगा। आप जैसे लोग जो समझदारी का परिचय देते हैं, रिपोर्ट जैसे ही आई आपने अपने आप को होम आइसोलेट किया, अपना ख्याल रखा और उसका परिणाम भी निकला। लेकिन अब जो तकलीफ है उसका जवाब डॉक्टर नरेश देंगे। डॉक्टर नरेश, एक समस्या उनको गले से रिलेटेड आ गई है। पॉजिटिव थे, फिर नेगेटिव हुए, अच्छा चल रहा था, लेकिन अब इनको कुछ अटकने जैसा लगता है। ये कई लोग कह रहे हैं, इसका क्या निदान है, क्या सुझाव है इसके लिए? देखिए अतुल जी, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अगर सिम्टम्स नहीं है और रिपोर्ट नेगेटिव है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर जो सिम्टम्स जिससे इन्होंने अपने आप को पहचान के कि मेरे को शायद कोरोना हो गया, आइसोलेट किया, वो अगर सिम्टम्स इनके पूरी तरह चले गए थे और फिर रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो ये रिकवरी मानी जाती है। अब दूसरी बात आती है कि गले में जो दर्द अभी हो रहा है, तो उसमें मैं अतुल जी आपको बताना चाहूंगा कि इस समय पूरा देश हर चीज गर्म चीज को लेने के ऊपर तुला हुआ है। गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म काढ़ा, गर्म हर चीज गर्म। तो ये भी एक कारण है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में हम देखते हैं कि जिनको गले के अंदर, क्योंकि जो टॉन्सिल हमारे जो होते हैं वो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, मतलब चाहे ज्यादा ठंडा हो चाहे ज्यादा गर्म हो, दोनों पे रिएक्ट करता है। उसके अलावा स्टोमेटाइटिस होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे कारण आ रहे हैं। तो एक तो ये इस चीज पे ध्यान दें। दूसरा, इसके बाद अगर इनको फिर भी गले में लगता है कि कहीं चुभन है या कहीं दर्द है, तो उसके लिए सिंपल वार्म वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी से ये गार्गल कर सकते हैं। ठीक है, और ये तरीका आप करेंगे, अपनाएंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे। जैसा कहा है डॉक्टर नरेश ने, बिल्कुल सही बात, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि एक्सेस किसी का भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा बहुत गर्म। अब कई बार लोगों ने शुरू कर दिया है कि नहीं अभी आजकल गर्म पीना है तो हम खौलता हुआ पीना शुरू कर देंगे, तो उसका भी रिएक्शन आएगा। भाई शरीर है, उसका एक अपना टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन हमें करना होगा। एक दर्शक हमारे साथ रोहतक से रणधीर जुड़े हैं। बताइए रणधीर, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोले।
मैं पहली मई को नेगेटिव रिपोर्ट आई है जी, और 3 अप्रैल को मैंने ये इंजेक्शन लगवाया था, 15 को पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई थी। ठीक है। अब मेरे को थोड़ा पेशाब की शिकायत रहती, बार बार जो पेशाब करने के लिए बाथरूम जाना पड़ता। आपने जब इंजेक्शन लगवाया, वैक्सीन वाला इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद फिर पॉजिटिव हुए थे आप? पॉजिटिव 15 अप्रैल को है जी मैं। ठीक है, और अब की क्या रिपोर्ट है? हाँ, अब नेगेटिव है पहली मई को। ठीक है, अब आप नेगेटिव हो गए। डॉक्टर कपिल जवाब देंगे। और इनकी समस्या है कि उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद पॉजिटिव और फिर अब ये नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन अब इन्हें इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, और वहां पर क्या इससे कोई कोविड का रिलेशन दिखाई दे रहा है? सर, कोविड का रिलेशन ऐसा डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, बट फिर भी इनको क्या किया जाना चाहिए कि इनको ये देखना चाहिए क्या इनको भूख भी ज़्यादा लग रही है, क्या इनको प्यास भी ज़्यादा लग रही है। अगर ऐसा है तो पोस्ट कोविड भी कुछ लोगों को डायबिटीज़ के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, तो इनको सबसे पहले जाके अपना शुगर लेवल चेक कराना चाहिए, HbA1c चेक कराना चाहिए, और अगर वो रिपोर्ट में इनको बढ़ा हुआ आता है तो अपने कंसर्न फिजिशियन के पास जाके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो बिल्कुल रणधीर जी, आपको देखिए अपनी डायबिटीज को चेक कराना है। यूरिनल जो आपकी प्रॉब्लम डेवलप हुई है उसमें जो सिम्टम्स और भी उसके अलावा एड ऑन किए डॉक्टर कपिल ने कि ज्यादा प्यास लग रही है, तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि शायद आपको कनेक्ट कर सकती हैं डायबिटीज से। आप उसका टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर कपिल, जो सवाल मेरा था, देखिए कई दर्शक उसी बीच में जुड़ गए, और मूलतः उस सवाल पर ही मैं फिर से लौट रहा हूं कि अभी भी भ्रम बहुत ज्यादा है और अभी भी शंकाएं बहुत ज्यादा है, वैक्सीन को लेकर, दवाओं को लेकर, इलाज को लेकर, इलाज की पद्धति को लेकर, बीमारी को लेकर, और नई बीमारी ब्लैक फंगस और एक और व्हाइट फंगस। आप लोग बेहतर जानते होंगे, उसके अलग अलग टर्म होते हैं, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस। उन पर खतरा और बढ़ रहा है और लोगों में डर पनप रहा है। वो डर होना दूर बहुत जरूरी है। सर, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक तो सबसे पहले जो डर और भय का वातावरण है, कोरोना से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी एक जो बहुत रूटीन प्रैक्टिस हमारे देश में चल पड़ी है, किसी को भी कोई सिम्टम्स आते हैं खांसी जुकाम बुखार के, और वो अपने खांसी जुकाम बुखार के लिए कोरोना टेस्ट कराने जाते हैं, अपने सेंटर पे RT-PCR कराने जाते हैं, तो वो वेट करते हैं 3 दिन 2 दिन टेस्ट की रिपोर्ट आए तो हम अपने आप को आइसोलेट करें। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया है उसी दिन से वो अपने आप को आइसोलेट करें। हम रिपोर्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव आने की वेट ना करें, क्योंकि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और इस दौरान आप 20 लोगों से मिल चुके होते हैं तो आप 20 लोगों को और इन्फेक्शन देने की कंडीशन में चले जाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही हमारा जो कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी जब भी मैं आइसोलेट करूंगा। तो हमें आइसोलेशन जब करना है जब भी हमें कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। हमें ऐसे नहीं कि हमारी रिपोर्ट आएगी जब हम आइसोलेट करें, जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाएं, क्योंकि ये हमारी मोरल ड्यूटी है और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमारे से इन्फेक्शन किसी को ना फैले, पहली बात। दूसरी बात की जो दूसरा भय है कि इसका ट्रीटमेंट को लेके, पद्धति को लेके कि कौन सा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो बेस्ट रेमेडी क्या है, आपको होम आइसोलेशन रखना है। और आपके जो कंसर्न डॉक्टर हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सभी को होम आइसोलेशन पेशेंट्स को भी डॉक्टर्स मुहैया कराए जा रहे हैं, जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनको आप लीजिए। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, अगर आपका SpO2 ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप डाउन करता है, बार बार पल्स ऑक्सीमीटर से दिन में चेक करते रहें कि आपका ऑक्सीजन लेवल अगर ड्रॉप डाउन कर रहा है, तो अब गवर्नमेंट ने घर पे भी ऑक्सीजन की फैसिलिटी शुरू की है, आप घर पे भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। अगर आपका फिर भी फर्दर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप डाउन करता है तो आप हॉस्पिटल में जाएं और फर्दर मेडिकल सपोर्ट के लिए जाएं। अब बात एक और बहुत ज्यादा आ रही है कि लोगों के मन में एक वहम हो रहा है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो एक ब्लैक फंगस हो जाएगा, ब्लैक फंगस हो जाएगा तो ये जानलेवा हो जाएगा। तो आपको अपने आप को बचाना है। आपको ये देखना है कि अगर आप कोविड से रिकवर कर गए हैं, हॉस्पिटल से निकलकर आ गए हैं, तो आपको रूटीन नियमित रूप से अपनी जांच करानी है कि आपके मुंह में कोई ऐसा इन्फेक्शन तो डेवलप नहीं कर रहा जहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी पे सैकड़ों करोड़ों तरह के जो हमारे फंगस रहती हैं, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है कि जैसे ही हम कोरोना से निकलते हैं हमारा इम्यूनिटी डाउन होता है, हमारा ग्लाइसीमिया लेवल अप होता है और उसकी वजह से वो फंगस हमारे पे हावी हो जाता है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि जो ये फंगस है ये बड़ा अवसरवादी फंगस है।
ये मौका देख रहा है कि शरीर कमजोर हो और वो इस पे अपना प्रभाव डाल दे। एक दर्शक हमारे साथ जींद से हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने सारी वैक्सीन लगवा ली और कोई कोरोना नहीं होता, ये सिर्फ हौसले से खत्म होता है। दूसरी चीजें आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर दांत में दर्द है, क्या दांत वैक्सीन लगवाने के कितने दिन बाद जो है निकलवानी चाहिए, या कोई एंटीबायोटिक दांत के लिए देंगे तो क्या इसके ऊपर नुकसान तो नहीं कर देगा? ठीक है रणधीर जी, हौसला बढ़ा रहे और हौसले से जीत हासिल करें, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह दीजिए कि कोई कोरोना नहीं होता है, होता तो है, लेकिन उससे आप जीत सकते हैं, क्योंकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में खतरा भी हो जाता है सर। बहरहाल जो आपका सवाल है उसका जवाब देंगे नरेश शर्मा जी। डॉक्टर नरेश, इनका जो सवाल था, कोरोना से तो ये जंग जीत गए, लेकिन दांत के दर्द से नहीं जीत पा रहे, और उसमें क्या इस तरह से एंटीबायोटिक ले सकते हैं या जो दवाएं हैं उसको ले सकते हैं? अतुल जी, पहले तो मैं भी, ये मेरे शहर के ही हैं, तो मैं इनके हौसले और जज्बे को सलाम करता हूँ। दूसरी बात मैं लेकिन ये कहूंगा, वैक्सीन डेफिनेटली आज की डेट में इस कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। अतुल जी, इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण मैं आपको देता हूँ। पिछली बार की जो वेव थी, इसके मुकाबले में बहुत हल्की वेव थी, मतलब बहुत कम उसका असर था। फिर भी हमारे डॉक्टर्स को करीब 1000 की संख्या डॉक्टर्स को हमने खो दिया कोरोना से लड़ते समय। बिल्कुल। इस बार की जो ये लहर है, ये उससे कहीं ज्यादा गुना भयानक लहर थी, और हमारे डॉक्टर्स हर जगह लगे हुए थे क्योंकि पेशेंट्स की संख्या बहुत थी। फिर भी क्योंकि डॉक्टर्स को हमारी सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर समझ के पहले वैक्सीनेट कराया, तो उस वजह से करीब 260 के करीब हमारे डॉक्टर्स को हमने इस बार खोया। तो ये इसका एक अपने आप में एक प्रमाण है कि ये वैक्सीन कितना जरूरी है। अब मैं इनके सवाल पे आता हूँ कि जो दांत के दर्द के लिए दांत को निकालने का जो सवाल है, तो उसमें वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि करीब 10 से 15 दिन का गैप करके वैक्सीन लगने के ये अपने दांत के लिए डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। दूसरी बात, एंटीबायोटिक की जहां तक है, उसके लिए कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है, तो अगर इनको सिंपल एंटीबायोटिक लेने हैं तो वो वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया रणधीर जी। हौसला अच्छा है, लेकिन उसमें आपको सतर्कता भी बरतनी है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ राजेश जुड़े हैं। राजेश, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, अपना सवाल पूछें आप राजेश। नमस्कार जी। जी सर, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था 8 तारीख को, तो अब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो मेरे मलगम नहीं जा रहा, खांसी भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है, लेकिन मलगम नहीं जा रहा। कपिल जी, जवाब देंगे आप? डॉक्टर कपिल, चलिए शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। डॉक्टर नरेश, आपने सुन लिया, आप जवाब देंगे? जी देखिए, बलगम के लिए पहले तो इनको एक साधारण सा टेस्ट है कि एक ब्लड टेस्ट सीबीसी और एक एक्सरे अपनी जांच करवाएं, क्योंकि उसके अंदर हमें ये देखना है, क्योंकि बलगम का कारण चेस्ट में कोई इन्फेक्शन, निमोनिया का कोई ऐसा डेवलप हो रहा है, या ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है जो टीएलसी वगैरह दे देता है। तो ये सिंपल टेस्ट एक बार जरूर करा लें, उस जांच के बाद ही कोई दवाई लेना ठीक है, अन्यथा जब तक ये स्टीम ले सकते हैं और गागल्स कर सकते हैं। ठीक है कपिल जी, जो हमने पहले चर्चा की और आपने कहा कि डर या भ्रम, अब उसी से रिलेटेड कुछ नई तैयारियां की जा रही है सरकारी स्तर पर। प्रधानमंत्री ने देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात की है, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे और डीसीज भी थे 6 जिलों के, राज्य अलग अलग, उनके तमाम लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। हरियाणा को सराहा गया, लेकिन जैसा शुरुआत में ही कहा था डॉक्टर नरेश ने कि चूक हुई, हर स्तर पर हुई, अप्रत्याशित वेव आई, हमने तैयारी नहीं की थी और उसका परिणाम हमने झेला। लेकिन अब ये प्लानिंग कितनी लंबी होनी चाहिए, सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं, एक आम व्यक्ति को भी उसमें अपना पूरा योगदान देना होगा, क्योंकि मैं उस आम व्यक्ति को भी उतना ही दोषी मानूंगा जो मान बैठा था कि कोरोना आया, कोरोना गया, कोरोना आया और गया के बीच में वैक्सीन आ गई, तो अब हमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीन को लेकर भी इस बार जिस तरीके से अब लोगों में जागरूकता है या उत्सुकता है, क्योंकि पता है कि यही सहारा है,
कुछ ऐसे हैं उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं उसकी महत्वता। वो उत्सुकता जब वैक्सीन आई थी तब उतनी नहीं दिखाई दी, उनको मानना था कि नहीं अब तो कोरोना से लड़ चुके हैं। ये तैयारी उस स्तर पर होनी चाहिए भविष्य के लिए। सर आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हम तैयारियां कर रहे हैं, जो भी हमारी सरकार की तैयारियां हो रही हैं, आप सबसे पहले इसको इस परिवेश में समझें कि जितने भी यूरोपियन देश हैं, अमेरिका है, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज हमसे बेहतर थी, वहाँ पे हमारे से ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर था, फिर भी वो कोरोना से नहीं बच पाए। क्यों नहीं बच पाए? क्योंकि वहां पे एजुकेशन का कमी था लोगों के बीच में वहां भी भ्रम था जो हमारे देश में भी है। अब जो सरकार तैयारियां कर रही है, सरकार को उन तैयारियों, हॉस्पिटल्स, आइसोलेशन वार्ड्स बना रही हैं और जितने भी वैक्सीनेशन के लिए हम कार्यक्रम चला रहे हैं, उससे ज्यादा सरकार को जो जोर देना चाहिए वो इस बात पे देना चाहिए ताकि लोगों को ये जागरूक किया जा सके कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, प्रॉपर अपने जो हैंड हाइजीन है या सैनिटाइजेशन की प्रैक्टिस को फॉलो करें, क्योंकि ये 3 एक ऐसे मेथड हैं जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं, ना कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, आइसोलेशन, वेंटिलेटर्स, इनसे कोरोना से बच पाएंगे। कोरोना से हम इनसे नहीं बच सकते। एक्सीडेंट होने से हमें गाड़ी नहीं बचा सकती। हमें एक्सीडेंट से बचना है तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कब रेड लाइट पे हमें रुकना है, कहां पे हमें यू टर्न लेना है, कहां पे स्पीड स्लो करना है। तो हमें इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है कि हमें हॉस्पिटल से ज्यादा जरूरत है कि आम आदमी को ये जागरूक किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने सर, और ये देखिए बड़ा रिलेवेंट आपने उदाहरण दिया। और हमारा देश तो और भी कई कदम आगे है ना। अमेरिका जो कि दुनिया का दरोगा है, फैसिलिटी उसके पास बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पर भी जागरूकता के ना होने की वजह से और उस तैयारी के ना होने की वजह से देखिए कितना बड़ा उनको नुकसान पहली वेव में ही हो गया। हम तो बचे, लेकिन अब आज की स्थिति में हमें और तैयारी भविष्य के लिए करनी होगी। उसमें जानकारी और सही जानकारी बहुत जरूरी है। एक दर्शक हमारे साथ दिलबाग जी जुड़े हैं। दिलबाग, क्या सवाल है आपका? दिलबाग, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी सर, हाँ जी जा रही है जी। जी सवाल पूछें सर फिर। हाँ जी सर, मेरा बेटा है जो वो G6PD है। जी सर आ रही है आवाज आपकी। हाँ सर, जो मेरा बेटा है वो G6PD है जी, उसको वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं? नरेश जी। जी देखिए, ये जो बात कर रहे हैं G6PD डेफिशिएंसी एक डिजीज होता है जिसमें हीमोफीलिया हो जाता है। तो वैसे इनको जब तक ये अपनी पूरी जांच करा के अपने जो डॉक्टर जिससे ये संपर्क में है राय ले रहे हैं, उसको पहले पूरे पैरामीटर चेक करवाना चाहिए। इनको डायरेक्ट मैं वैक्सीन की सलाह नहीं दूंगा। पहले अपने डॉक्टर से मिले, अपने फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करवाएं और उन्हीं के परामर्श पे अगर वो कहते हैं तो ये वैक्सीन के लिए जाए, अन्यथा ये वैक्सीन के लिए होल्ड करें। दिलबाग जी, आपके लिए सलाह यही है डॉक्टर नरेश शर्मा की कि आप जिस डॉक्टर से अपने बेटे का उपचार कराते हैं, आप फर्दर जो अभी ट्रीटमेंट अभी उनका चल रहा होगा या फिर आप उनसे जब संपर्क करेंगे तो वो इस वक्त जो शरीर की स्थिति है उसको जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद वो सलाह देंगे, तो आप उस सलाह को ही फॉलो करिएगा। फिलहाल वैक्सीन के लिए मत जाइएगा। एक और दर्शक हमारे साथ शुभम हमारे साथ हैं पंचकुला से। शुभम, बताइए क्या कहेंगे? शुभम, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो अपना सवाल पूछें। यस सर। सर मैंने एक्चुअली ये पूछना है, जैसे मेरी एज है अभी 22 एंड मैंने इंजेक्शन लगा लिया है। ठीक है। यस सर। सर मेरी एज है अभी 22 एंड मैंने फर्स्ट अपनी डोज लगा ली है। एंड मेरा कजन है छोटा, वो सर मतलब फिजिकली पूरा टायर्ड रहता है एंड उसका कोई बॉडी पार्ट फंक्शन नहीं करता है। वो इवन ड्रिंक मतलब पानी भी सर चम्मच से लेता है, सिर्फ दूध पीता है वो। उसकी एज है 12 ईयर, उसको लग सकती है मेडिसिन? नहीं सर, अभी तो 12 ईयर की वैक्सीन ही नहीं आई है तो लगेगी कैसे, पहली चीज। और जब आ भी जाएगी तो जैसे सिम्टम्स आपने अपने कजन के बताए हैं उसके लिए मैं जरूर सवाल पूछ लेता हूं। डॉक्टर कपिल, जो सवाल है, कल को अगर तैयारी है, जिस तरह से सरकार ने मंजूरी दे दी है अब 12+ वालों के लिए भी कि जो ट्रायल चल रहा है 2nd और 3rd फेज के लिए, उसकी ट्रायल की मंजूरी है, लेकिन अभी वो वैक्सीन नहीं आई है। लेकिन जो इनके कजन की बीमारी है, जब वो आ जाए तब क्या एलिजिबल होगा वो? सर ये चीज बिल्कुल उसी तरीके से
हमें उसी परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि क्या जब वैक्सीन बच्चों के लिए 18 साल से नीचे के लोगों के लिए वैक्सीन आएगी तो उसके लिए क्या हमारी आईसीएमआर की गाइडलाइंस रहेंगी, उन्हीं को फॉलो करते हुए जो भी इनके कंसर्न फिजिशियंस हैं उन गाइडलाइंस के तहत क्या वैक्सीन के क्राइटेरिया में फिट होंगे, क्या उस वैक्सीन के क्राइटेरिया में फिट नहीं होंगे, ये जब भी बताया जा सकेगा। अभी इस चीज को बता पाना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी और ये बताना ठीक भी नहीं है। और देखिए ये जानकारी की कमी भी है कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े उनका कहना है कि कजन उनका जो है जिसकी उम्र 12 साल है और वो कुछ बीमारी से ग्रसित है, लेकिन वो वैक्सीन लगवा सकता है क्या? आप लोगों को अभी तक इतनी जानकारी अगर नहीं मिल पाई तो ये भी अपने आप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम जानकारी दें, सही जानकारी दें। अभी 18+ के लिए शुरुआत हुई है और उसके नीचे की वैक्सीन तो अभी आई ही नहीं है। एक दर्शक और हमारे साथ ब्रिजमोहन है। ब्रिजमोहन, क्या सवाल है आपका? सर मैं यमुनानगर से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को आईबीएस की प्रॉब्लम थी, क्या वो वैक्सीन लगा सकती हैं? डॉक्टर नरेश शर्मा जी बिल्कुल लगवा सकती है। और अतुल जी अगर इजाजत हो तो मैं इसमें वैक्सीन का एक पूरा ही प्रश्न का उत्तर दे दूं। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। हाँ देखिए, ये 3 भाग में बताना चाहूंगा भ्रांतियां। पहली चीज कि किनको वैक्सीन ना लगे। देखिए सबसे पहले जो 18 साल से नीचे है वो वर्ग, दूसरा वर्ग वो जिसको प्रेग्नेंट वुमेन है 2 यानी गर्भवती महिलाएं, ठीक है। तीसरा कुछ डिजीज है लेकिन उन डिजीज के लिए खास बात यह कि अगर वो डिजीज एक्टिव फेज में है। एक्टिव फेज का मेरा मतलब है जैसे किसी को हार्ट डिजीज है, कैंसर डिजीज है, लंग डिजीज है, किडनी डिजीज है और या इनका आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं इसको। तो ये सब डिजीज कोई भी अगर एक्टिव फेज में मतलब कि अभी तुरंत वो तीव्र हुआ है बीमारी जिसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, तो उस एक्टिव फेज में आपको वैक्सीन नहीं लगवाना। पर अगर आप उस एक्टिव फेज से रिकवर कर गए और फिर मेंटेनेंस उस पे आ गए, यानी डॉक्टर ने उसको आपको कह दिया कि अभी ये घर पे दवा लेते रहिए आपकी बीमारी ठीक रहेगी, वो कंट्रोल्ड अवस्था में आने पे कोई भी डिजीज है उस सब के लिए वैक्सीन सेफ है। बहुत अच्छे से आपने समझाया सर डॉक्टर नरेश शर्मा। 3-1 जो 18+ से नीचे हैं तो उनके लिए भी वैक्सीन नहीं है और आएगी तो क्या होगा और कैसी गाइडलाइंस होगी वो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए अभी नहीं है। और दूसरा जो 3, 4, 5 बीमारियां यहां पर गिनाई हैं, बहुत सारे दर्शक ये पूछते भी हैं डायबिटीज को लेकर, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम या न्यूरो प्रॉब्लम, जो और भी बीमारियां हैं उनके साथ तो अगर जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को भी वैक्सीन लग सकती है। लेकिन आपका जो केस है वो क्या एक्टिव फेज में है जैसा कह रहे हैं डॉक्टर नरेश, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको फिर सुझाव जरूर देंगे कि हाँ अब आप वैक्सीन ले सकते हैं तो कब ले सकते हैं। उस दौरान हो सकता है कि आपके दवाओं में जो आपकी दवा चल रही है उसमें वो डोजेस में कमी करें या कुछ चेंजेस उसमें जरूर करें, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेकर ही वैक्सीन ऐसे केसेस में लगनी चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ शाहबुद्दीन जोड़ा है। शाहबुद्दीन, क्या सवाल है आपका? सर मेरी उम्र 36 साल है जी। मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? सांस की प्रॉब्लम भी होती है कभी कभी। शाहबुद्दीन जी फिर से अपना सवाल पूछिए। 36 साल उम्र है, उसके बाद? हाँ जी, उसके मेरे सर सांस की प्रॉब्लम है, सांस की। अच्छा, कब से है? कोवैक्सीन ले सकता हूँ मैं? नहीं, कब से है सांस की प्रॉब्लम? लगभग 6-7 साल से सर। तो किस तरह की प्रॉब्लम है? क्या एस्थमेटिक है आप? इस समय बिल्कुल ठीक, कभी सांस मेरे हो जाता है तो दवाई लेता हूँ डॉक्टर हो जाता है सही। अच्छा, डॉक्टर कपिल। हेलो कपिल जी, मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? सर इनका सवाल यह सर, है उम्र इनकी 36 साल लेकिन इनको सांस की है समस्या, ये वैक्सीन ले सकते हैं? सर वैक्सीन ये ले सकते हैं, वैक्सीन लेने में कुछ इनको हर्ज नहीं है। और फिर भी मैं चाहूंगा कि जिस कंसर्न फिजिशियन से या पल्मोलॉजिस्ट से ये अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी सलाह से ही अपनी वैक्सीन के ले जाए, क्योंकि वही इनके लंग्स की कंडीशन को ज्यादा बेहतर समझेंगे। तो शाहबुद्दीन जी, जिस भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट पहले से ले रहे हैं आप उनसे संपर्क करिए, वो आपकी मौजूदा कंडीशन को देखेंगे और वो खुद सजेस्ट कर देंगे कि आप वैक्सीन ले सकते हैं और कब ले सकते हैं। एक दर्शक और हमारे साथ देवेंद्र जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो देवेंद्र, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप बोलिए सवाल अपना। हाँ जी सर जी, एक्चुअली ऐसा है कि 2-3 दिन से शरीर में जैसे कि ठंड सी लगती है और जैसे कि बुखार के सिम्टम्स से आते हैं। सिम्टम्स आते हैं या बुखार आता है? बुखार नहीं जी, ठंड सी लगती है जी, बस ऐसे गर्म सा। आपने अपना टेम्परेचर कलेक्ट किया? आपको खुद टेम्परेचर आपने लिया?
नहीं सर, मैंने जैसे कि अभी 2-3 दिन से ही हो रहा है ऐसे, जैसे नहीं, जैसे बुखार चेक का सिम्टम आना और बुखार आना दोनों में अंतर होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर नरेश आप जवाब देंगे। इनको 2-3 दिन से ठंड लग रही है, क्या कोरोना से रिलेशन हो सकता है इसका? और बुखार जैसा, यानी कह सकते हैं कि एक तरीके से टायर्डनेस इनकी बॉडी में है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं? जी अतुल जी, देखिए बिल्कुल मैं एक बड़ी सिंपल स्पष्ट बात बताना चाहूंगा। जब महामारी का दौर होता है, जैसा भी कोरोना का चल रहा है, ऐसे समय में 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक कि अगर आप घर से बाहर गए तो मतलब समझिए कि आप कोरोना के संपर्क में आए। दूसरा, अगर बाहर जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत सामान्य नहीं है, चाहे आपको हल्का बुखार है, चाहे बॉडी एक है, चाहे हल्का गला खराब है, तो आप प्रथम दृष्टि पे उसको कोरोना ही मानिए और उसके हिसाब से आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, वॉच कीजिए। 5 to 7 डेज अगर आप ठीक रहते हैं तो फिर आप इसको मानिए कि सिंपल वायरल फीवर था या सिंपल कोई हल्की बीमारी थी। पर अदरवाइज हर चीज को संदेह के घेरे में रखते हुए इस महामारी से आप तभी बच सकते हैं। ठीक है, एक और दर्शक रोशन लाल हमारे साथ जुड़ गए। रोशन लाल जी, सवाल लीजिए अपना। हाँ जी अतुल जी नमस्कार। नमस्कार सर, सवाल पूछे। सवाल यह जी, मेरी उम्र 68 जी। हाँ सर नमस्कार अतुल जी, मेरी उम्र 68 प्लस है और मैंने 3 स्टंट डलवा रखे हैं जी। 2017 में डलवाए थे 3 स्टंट सर। और अब मतलब मैंने वैक्सीन लगवाने की 2-3 बार ट्राई करी सर। जो डॉक्टरों ने ये कहा भाई 3 दिन पहले और 3 दिन बाद आपने ये जो इकोसेप्रिन की गोलियां खून पतला होने वाली सर, ये बंद करनी पड़ेगी। तो मैंने जो जिन डॉक्टरों से स्टंट डलवाए सर, उनसे बातचीत करी, उन्होंने इनकार कर दिया जी। उन्होंने ये कहा भाई हम इसके बारे में आपको राय नहीं देते कि आप ये मतलब खून पतला होने वाली दवाई बंद करो। मैं क्या करना चाहिए सर मेरे को जी? नरेश जी, मैं चाहूंगा इसको जरा आप अच्छे से समझाएं। देखिए, एक नए तरीके की बात आई है। रोशन लाल जी की समस्या है, उन्होंने तो डॉक्टर से भी संपर्क कर लिया जिससे उन्होंने स्टंट का ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन अब एक ने सजेस्ट किया कि इकोस्प्रिन की गोली बंद करनी है। इनके खुद के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो ये सलाह नहीं देंगे। इनको क्या करना चाहिए पहले तो ऐसा, और ऐसे डॉक्टर भी अगर कंफ्यूज हो जाएं या 2 तरह के विचार आ जाएं, 2 सुझाव आ जाएं, तो मरीज क्या करे? नहीं देखिए, पहले तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि इनको स्टेंट डले इन्होंने जैसे बताया काफी समय हो गया और ये एक स्टेबल डिजीज है। अब कार्डियक डिजीज के पेशेंट है बट ही इज स्टेबल। दूसरी बात, जो इकोस्प्रिन जहां तक चल रही है, ये बिल्कुल इनको दवा बंद करने की जरूरत नहीं है। और ना मैं केवल इकोस्प्रिन की, अतुल जी आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो दवा लेता है, कोई शुगर का पेशेंट है वो दवा लेता है, हार्ट का पेशेंट है इकोस्प्रिन लेता है, या थायराइड का पेशेंट है एल्ट्रोक्सिन लेता है। कोई भी पेशेंट अपनी रेगुलर मेंटेनेंस डोज जो लेता है वो उसको लेते रहना है और लेते लेते ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। आई थिंक अब इनका पॉइंट क्लियर है। बिल्कुल। तो रोशन लाल जी, जो सुझाव दिया है हमारे डॉक्टर ने, आप उस पर ही आगे कदम बढ़ाएं और वैक्सीन भी लगवाएं और इकोस्प्रिन को बंद ना करें। ये सुझाव आपके डॉक्टर ने भी सही दिया था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश शर्मा जी आपका और डॉक्टर कपिल शर्मा जी आपका हमारे साथ इस ओपीडी में जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को सही जानकारी देने के लिए। तो हमारा मकसद यही है कि जो भी शंकाएं हैं, जो भी शिकायतें हैं, या अगर कहीं कोई भ्रम है तो वो इस ओपीडी के जरिए दूर हो जाए, सही राय दर्शकों तक पहुंच जाए। नमस्कार।